Friends, today we are going to discuss 12th standard NCERT, India Economy and People in brief. ओके हमको ये एनसीईआरटी एकदम शॉर्ट में डिस्कस करना है, ठीक है। और प्रोबेबली आज हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो, हमने देखा है इससे पहले बहुत सारे एनसीईआरटीज हमने कवर किए 6 to 10th वाले। वही चीजें यहाँ पर रिपीट होंगी, प्लस कुछ थोड़ा सा एडिशन रहेगा। ओके। और जो 12th के जो दो एनसीईआरटीज हैं, ये दोनों भी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी पर हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब ह्यूमन से रिलेटेड, जो ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन ने जो इन्वायरमेंट बनाया है, जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उस बारे में है। ओके, दोनों का पैटर्न सेम है। एक है वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से और एक है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इंडिया पर्सपेक्टिव से हम कवर करेंगे। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से आपको, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसी के साथ आपको पता होगा कि 5 अप्रैल से हम अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो 5 अप्रैल को आपका टेस्ट रहेगा। मॉर्निंग सेशन में मैं टाइम दे दूंगा आपको टेस्ट का। तो टेस्ट 11 to 1 PM ऐसा भी रख सकते हैं। आप लोग बताना आपके हिसाब से टाइमिंग रखा जाएगा। और फिर आफ्टरनून में डिस्कशन रहेगा टेस्ट का। वो भी 2 hours रहेगा, 3 to 5 PM। मैं ले लूंगा डिस्कशन। ओके। तो अपना रिवीजन भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन रिगार्डिंग ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ये अपनी 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है। देखो यहाँ पर 12 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज अबाउट पॉपुलेशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। देन अगला चैप्टर है माइग्रेशन के ऊपर। माइग्रेशन, उसके टाइप्स, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे है। डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन, हेल्थ, जीडीपी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। सेटलमेंट का पैटर्न क्या है, जो ह्यूमंस रहते हैं उसके सेटलमेंट का पैटर्न, इस पर एक चैप्टर है। देन लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, इसके ऊपर एक चैप्टर। देन वाटर रिसोर्स, देन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड। और लास्ट है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ओके। तो इस तरीके से ये है, काफी सिंपल एनसीईआरटी है। ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल चीजें वगैरह इसमें नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फर्स्ट चैप्टर अभी हम देखते हैं, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में याद रखना, जो इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस कराया गया था 1872 में हुआ था। बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड ओनली इन 1881। ओके, दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। 1871 में वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? 1872 में, सॉरी, 1872 में वाइसराय, हु वाज द वाइसराय इन 1872? ओके, बताओ फास्ट। गेस करो 1872 में कौन रह सकता है। ओके, या फिर 1881 में कौन था, ये बताओ। 1881। ओके, देखो रिवाइज करने की जरूरत है, आपको याद नहीं आ रहा है वाइसरॉय। हालांकि 1801 वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, रिपन आता है 81 में, लॉर्ड रिपन। हाँ, लॉर्ड रिपन, मतलब इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसने आर्म्स एक्ट को रिपील किया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था इसने। ओके, रिपन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 1872 में था वो लॉर्ड मेयो था। मेयो, मेयो रिजोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। ही वॉज द ओनली वाइसराय हु वाज असैसिनेटेड इन इंडिया। ओके, अंडमान में इसको एक अफगान पठान इसको किल कर देता है। ओके, याद रखो। पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में कुछ टर्म्स याद रखो, नेचुरल ग्रोथ रेट और इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या रहता है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसको हम कहेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। और इंड्यूस ग्रोथ रेट, या फिर इसी को ही
एक्चुअल ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं। नहीं, इंड्यूस ग्रोथ रेट मतलब नेट माइग्रेशन कितना हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग आपके एरिया से जा रहे हैं, इसको इंड्यूस ग्रोथ रेट कहते हैं। ओके। और इसके बाद और एक रहता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट ये दोनों का एडिशन रहता है, नेचुरल ग्रोथ रेट प्लस नेट माइग्रेशन। ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो इसको हम कहेंगे इंडिया एक्चुअल ग्रोथ रेट। ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन के फेजेस हैं तो वो याद रखना। फेज वन 1901 टू 21 पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ था। यहाँ पर क्या थी, स्टैग्नेंट ग्रोथ, ग्रोथ उतनी हुई नहीं थी एक्चुअली। ये इसमें यहाँ पे प्लेग भी आया था, वर्ल्ड वॉर 2 भी, वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था 1911 टू 1921। तो इस डिकेड में इंडिया की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये डिक्रीज हुई थी 1911 टू 1920। ओके। पॉपुलेशन भी कहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। फिर जो 21 ओके, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ स्टेडी। थोड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ था, धीरे धीरे पॉपुलेशन मतलब ग्रेजुअली बढ़ रही थी, इसलिए इसको स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। फेज 3 51-51 पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं इसको। ये पीरियड में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंस मिल गया, गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर फोकस किया और लोगों को सर्विसेज दिए। इसी तरीके से वॉर्स वगैरह मतलब अब वैसे नहीं रहते जैसे पहले हो रहे थे। और डिसीज पर भी काफी कंट्रोल आ गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आ गई थी। इन सारी चीजों की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था 81। अब 81 के बाद से क्या हुआ, इंक्रीज, स्टेडी इंक्रीज विद डिक्लाइनिंग ट्रेड। इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, बट पहले जैसा नहीं, पहले जितना ग्रोथ रेट होता था उतना नहीं है। तो ये 4 फेजेस याद रखना है, मैथ्स द पेयर्स में पूछता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर बात करें, ग्रोथ रेट, तो मेघालय में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है 27.82। ये जो ग्रोथ रेट है ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। फॉर एग्जांपल अगर मेघालय में सपोज 2001 में, मेघालय में 2001 में अगर 100 पॉपुलेशन वहां की 100 थी सपोज, तो अभी 2011 में है इनकी पॉपुलेशन 127। तो अब ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट इनका आएगा 27%। का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है अरुणाचल, उसके बाद आएगा बिहार, आएगा मिजोरम। ओके, एक याद रखना स्टॉपल। और सबसे जो कम ग्रोथ रेट है नागालैंड का है 0.47। इतना ग्रोथ रेट है, मतलब निगेटिव में, वो भी मतलब नागालैंड की पॉपुलेशन कम हुई है। ओके, याद रखना। पहले 100 थी तो अब 99.5 हो गई। ओके। नागालैंड की पॉपुलेशन कम हुई क्योंकि वहां पे इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी वो सब चल रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, टेररिज्म। तो लोग फिर ऐसे जगहों को प्रिफर नहीं कर। ओके। अब ये दो टर्म है, ये दो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। हमको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहती, पता है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, इसको कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कल्टीवेटेड एरिया, इसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल। और एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या रहती है, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। ओके, एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं वही लेते हैं, जैसे फार्मर हैं, लेबरर्स हैं, प्लांटर्स हैं, टीनर्स हैं, यही लोग, इनकी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया, इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ओके। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अभी 382 है, याद रखना 382। ये पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज हाईएस्ट स्टेट्स हैं हमारे। दिल्ली सबसे ज्यादा है यूनियन टेरिटरी में। और स्टेट की अगर बात करते हैं तो बिहार ज्यादा है, ये याद रखना, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है स्टेट्स में, और वो ज्यादा है वेस्ट बंगाल से भी। ओके। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल की है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिक्किम के अरुणाचल। अगर पॉपुलेशन, सिर्फ वो पॉपुलेशन पूछता है तो सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम की। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कहता है तो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, ये याद रखना। हाँ, ये पेज पे लिस्ट भी दी हुई है, टॉप 5 स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा। ओके, याद रखना। यूपी की 19.9 मतलब अराउंड 20 सीआर, 20 सीआर पॉपुलेशन है यूपी की।
फिर महाराष्ट्र 11 CR, बिहार 10 CR, वेस्ट बंगाल 9। ओके, याद रखना। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो एनसीटी दिल्ली का सबसे ज्यादा है, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप। और स्टेट में अगर देखा जाए तो बिहार है, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। याद रखना इसको, ये टॉप के 5 देखते रहने का। ठीक, ये थोड़े कुछ फैक्ट्स हैं, इसको भी आप पढ़ लेना। यहाँ पर दिया है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो पहले मुझको बताओ, सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया क्या है? मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन हिंदी इंडिया। सर। हिंदी सर। हिंदी, गुड। हाँ, मोस्ट इज हिंदी, याद रखो। उसके बाद सेकंड पे आता है, फिर उसका तेलुगु वगैरह आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा है हिंदी। बिहारी। इंडिया के जो लैंग्वेजेस है, इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है ये नीचे दिया है, इंडो यूरोपियन। के बाद आता है द्रविडियन, ऑस्ट्रिक निषादा, और फोर्थ पे आएगा सिनोती। ओके, इंडो यूरोपियन जिसको आर्यन भी कहते हैं, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लाइक हिंदी है, संस्कृत है, या फिर उर्दू। उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, ये सारे के सारे इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। ओके, याद रखना। इंडो आर्यन के बाद जो दूसरा मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रुप है, वो है द्रविडियन। द्रविडियन लैंग्वेजेस साउथ में बोले जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, ओडिशा। तो इसमें जैसा कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, तमिल, ये सारे लैंग्वेज द्रविडियन में आते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है ऑस्ट्रिक निषादा। ये मेनली ट्राइबल्स कहते हैं जो छोटा नागपुर रीजन के आसपास हैं, मुंडा, हो के ट्राइब्स हैं, रो खासी। ओके, ये सारे जो ट्राइबल्स हैं छोटा नागपुर के आसपास, वो ऑस्ट्रिक में आते हैं। और एक रहता है सिनो तिबेटियन। सिनो तिबेटियन ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर जैसा, तिबेटो म्यांमारी, साइन। फिर अरुणाचल प्रदेश के बोडो, ये मैं क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में है, DMAM ऐसा कुछ निमोनिक है, मेरे को उसका नाम ही याद नहीं रहा, माउंटेन रेंजेस हैं। दफला मिरी, अभोर, मिशमी। ओके, ये माउंटेन रेंजेस हैं अरुणाचल में, तो वो ट्राइब्स भी हैं वहाँ के, दफला, मिरी वगैरह। तो ये जो बॉर्डर रीजन पे, तो ये स्पीक करते हैं इंडो तिबेटियन। ओके, याद रखना, साइनो तिबेटियन जिसको कहते हैं। लिटरेसी रेट इंडिया में 74% है, और सबसे हाईएस्ट लिटरेसी है केरला में। ओके, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी इज इन केरला। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। ओके, इसको आप अच्छे से देख लो। बाकी नहीं, हाईलाइट वाले पॉइंट वही चीजें रिपीट हो रहे हैं। और अगर रिलीजन वाइज अगर इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं, सबसे ज्यादा है हिंदूज 80%, मुस्लिम्स 13.5%, अभी 14 है, 2001 का डाटा है। देन क्रिश्चियन, देन सिख, देन बुद्धिस्ट, देन जैन। अब यहाँ पे याद रखना, क्रिश्चियन ज्यादा है सिख से। याद रखो, क्रिश्चियंस आर मोर देन सिख, मोर देन बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट ज्यादा है जैन से। ओके, इंडिया में कितने कम्युनिटी माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया? कितने कम्युनिटीज हैं जिनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया इंडिया में? 6 कम्युनिटी। कितने? 6। 6 हैं, तो इसमें कौन सी नहीं है? इसमें कौन सी नहीं है? पारसी। पारसी मिसिंग है। पारसी, गुड। पारसी मिसिंग है, ठीक है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन। पारसी जैन से भी कम है। ओके, वो कुछ लाख में है। जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन ज्यादा है, याद रखना, सिख से। इस चैप्टर में माइग्रेशन के बारे में डिस्कशन है, इंडिया से जो माइग्रेशन होते हैं। माइग्रेशन देखो, मेनली 4 टाइप के रहते हैं। थोड़ा सा ब्लर इमेज है, मैं फिर भी आपको तो कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की इसमें।
माइग्रेशन को यहाँ पे बता। माइग्रेशन जो होता है 4 टाइप का होता है। सबसे पहला हमको जो मोस्ट कॉमन है, रूरल टू अर्बन। ओके, ये पहला रहेगा। दूसरा, रूरल टू रूरल रहेगा। और चौथा रहेगा अर्बन टू रूरल। ये 4 टाइप के माइग्रेशन होते हैं। ओके, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। ओके, हाँ। और इसके बाद अब एक चीज याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रहता है? सबसे ज्यादा रहता है जो रूरल टू रूरल हो रहा है ना, ये सबसे ज्यादा है। याद रखना, रूरल टू रूरल इज हाईएस्ट। रूरल टू रूरल सबसे ज्यादा है। और उसके बाद आता है सेकंड पे रूरल टू अर्बन। इसको मैं एडिट करता हूँ, रूरल टू रूरल, और इसके रूरल टू अर्बन। फिर अर्बन टू अर्बन उसके बाद आएगा, सबसे कम अर्बन टू रूरल आता है। ओके, अब दूसरा सवाल है मेरा, माइग्रेशन कौन ज्यादा करता है, मेल या फीमेल? मेल। ये जो, हाँ, हम सबको ऐसा ही लगता है कि मेल ज्यादा माइग्रेशन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है फीमेल का होता है। ऑलमोस्ट कैसा माइग्रेट करते हैं? हाँ, मैरिज। मैरिज। इंडिया, इन इंडिया, हाँ, इन इंडिया वी हैव पैट्री लोकल रेसिडेंस सिस्टम। आफ्टर मैरिज कपल रिसाइड विद फैमिली ऑफ ब्राइड ग्रूम। ओके, तो इसलिए फीमेल का माइग्रेशन होता है। सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है फीमेल का है इन दिस ऑल दिस कैटेगरीज, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। अब ये जो कैटेगरीज हैं, सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें मेल का माइग्रेशन ज्यादा होता है। ओके, है रूरल टू अर्बन इंटरस्टेट माइग्रेशन। माइग्रेशन दो टाइप की, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर, और इंटरस्टेट मतलब जैसा यूपी से महाराष्ट्र आ गए, तो यूपी के रूरल विलेज से महाराष्ट्र में मुंबई में जो आ रहा है, इस कंटेक्स में सिर्फ मेल ज्यादा है। ओके, बाकी इन ऑल द कंडीशन, ये चारों कैटेगरी, इंटरस्टेट एज वेल एज इंट्रास्टेट, फीमेल्स आर मोर। ओके, एक्सेप्ट दिस। तो ये याद रखना, रूरल वन इंटर मेल ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। जस्ट 1 मिनट। तो हम माइग्रेशन का देख लिए। इंडिया में अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ कौन से कंट्री से होता है, तो ऐसे इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लोग आए हैं इंडिया में। बांग्लादेश 59.8% आउट ऑफ टोटल इमिग्रेशन, 59 मतलब 60% बांग्लादेश से है। फिर बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान अराउंड 19%। ओके, इंडिया से सबसे ज्यादा कहाँ पे जाते हैं लोग? इंडिया से सबसे ज्यादा कौन से कंट्री में लोग जाते हैं माइग्रेशन? तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा इंडिया से जाते हैं यूएई। ओके, और सेकंड पे आता है फिर बाद में यूएसए। सबसे ज्यादा यूएसए गए ये लोग। ओके, माइग्रेशन के कॉसेस दो टाइप के रहते हैं, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब ऐसी चीज है जो कॉज करती है पीपल को टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन। जैसा मेरा गांव है, सपोज मेरा गांव है आसाम में, आसाम में राइट्स हो गए, तो मुझ वो क्या होगा, वहां पे अनस्टेबिलिटी है, तो मैं अपने टू सेव द लाइफ ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज फैमिली,
मैं अपने फैमिली को लेकर दूसरे सिटी में आ गया, इसको कहते हैं पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर मतलब मुझे कोई एक अच्छा जॉब मिल रहा है हैदराबाद में, तो मैं वहां पर चला गया, तो ये क्या है, पुल फैक्टर है। सामने वाली चीज आपको बुला रही है तो पुल फैक्टर, और आपके रीजन में कोई प्रॉब्लम है तो आप जा रहे हो तो उसको पुश फैक्टर कहेंगे। ओके, पूछता है पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। ओके, ये पता रहना चाहिए इनको। तो सबसे ज्यादा कॉज है मैरिज माइग्रेशन का, वो है मैरिज। 65% कॉज है, मतलब आउट ऑफ टोटल माइग्रेशन 65% केसेस में मैरिज इज द कॉज। मैरिज के बाद जॉब, जॉब आता है, और उसके बाद मूड विथ फैमिली। ओके, ये रीजंस है मतलब माइग्रेशन के। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे रिगार्डिंग माइग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। कुछ खास तो है नहीं इसमें, पूरा वो HDI वगैरह उसके बारे में डिस्कशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी, जनरल चीजें हैं। कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं, ये याद रखना। क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, लिमिट्स टू ग्रोथ इन 1972। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम बोला था, अगर हम क्लाइमेट चेंज, ये जो हम बस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पर अगर हम सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी अगर सस्टेनेबल अप्रोच नहीं रखेंगे तो हमारा फ्यूचर इन डेंजर में आ जाएगा, रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे। हमको रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था, क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट है, लिमिट्स टू ग्रोथ। ओके, रिपोर्ट याद रखना। फिर इसके बाद बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे डिस्कशन होता है, वर्ल्ड लीडर की मीटिंग होती है स्टॉकहोम में, और फिर वहां से फिर क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सारे समिट होने लगते हैं। ओके, फिर ऐसा एक रिपोर्ट है, शुमाकर नाम का कोई था साइंटिस्ट, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ब्रूंटलैंड कमीशन, ये तो हमको पता रहता है, आवर कॉमन था। इसमें इस ही डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन को इसको डिफाइन किया था ब्रूटलैंड। ब्रूटलैंड वाज अ लेडी, शी वाज अ फीमेल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रियो कॉन्फ्रेंस जो होती है 1992 में, तो वहां पे एजेंडा 21 ये रिपोर्ट लाया जाता है। इसमें क्या था, 21st सेंचुरी में हमको प्लान ऑफ एक्शंस क्या लेना है ताकि हम क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सके। तो इसके लिए था एजेंडा 21। इस नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन सेटलमेंट की बात की गई है। ओके, देखो मेनली तो वैसे दो ही टाइप है, क्लस्टर्ड और डिस्पर्स। ये दो मेजर टाइप रहते हैं, क्लस्टर और डिस्पर्स। क्लस्टर्ड या फिर न्यूक्लिएटेड, ये सिमिलर है। क्लस्टर मतलब क्या रहता है, डायग्राम देखो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, घर बहुत कम जगह में ज्यादा घर है, एकदम क्लोजली लोकेटेड। ऐसा जनरली सिटीज में होता है। ओके, मेट्रो सिटीज में वगैरह, तो इसको क्या कहते हैं हम, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। और जो दूसरा रहता है डिस्पर्स, डिस्पर्स में क्या रहता है, घर जो रहते हैं एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये जैसा हिली रीजन्स में, डेजर्ट में, या फिर आपका मतलब रूरल विलेजेस में वगैरह डिस्पर्स सेटलमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये मेनली दो टाइप्स है। फिर इसके बीच में और दो टाइप में, सेमी क्लस्टर्ड और हैमलेटेड। सेमी क्लस्टर में क्या रहता है, छोटे छोटे एरियाज रहेंगे एक दूसरे से दूर, लेकिन वहां पे क्या रहेगा, क्लस्टर्ड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट रहेंगे, एक दूसरे से नजदीक नजदीक घर रहेंगे। ओके, तो कास्ट सिस्टम वगैरह अगर सोसाइटी में है तो ऐसा रहता है, कास्ट वाइज घर रहते हैं एक दूसरे के, एक कास्ट, सेम कास्ट के लोग एक जगह रहते हैं, और डिफरेंट कास्ट अलग अलग पार्टीशन वगैरह रहता है। ठीक है, इसको सेमी क्लस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, सेटलमेंट में क्या रहता है, सम फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बीइंग अ कॉमन नेम। These units are locally called as Panna, Para, Palli, Dhani in various parts. The segmentation of a large village is often motivated by social and ethnic factor. Such villages are more frequently found in Middle, Lower Ganga वगैरह। हैमलेटेड सेटलमेंट में एक ही विलेज के बहुत सारे पार्ट होते हैं और उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ओके, और इसका जो बेसिस रहता है सोशल या फिर इथनिक फैक्टर्स हैं, मुस्लिम्स, अनटचेबल्स, SC, ST, अपर कास्ट,
तो ऐसे टाइप में इसका भी सेग्रीगेशन होता है और नाम सेम ही रहता है, बस उसके लिए ऐसे सफिक्स जोड़े जाते हैं। ओके, इसको कहते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। हैमलेट, याद रखना। एज पर 2011 सेंसस 53 मिलियन सिटीज आर इंडिया। मिलियन सिटीज मतलब जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, ऐसे 53 सिटीज हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ओके, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज इंडिया में 53 हैं, याद रखना। लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लैंड के ऐसे कैटेगरीज रहते हैं, फॉरेस्ट, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, और इसके बाद रहता है वेस्टलैंड, बैरन। बैरन मतलब जहां पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। ओके, कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब जिन पर अनकल्टिवेटेड है फॉर मोर देन 5 इयर्स, लेकिन बाद में उनको कल्टीवेशन के अंडर में लाया जा सकता है, जिसको कल्चरेबल वेस्टलैंड। और सिंपल वेस्टलैंड मतलब ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के अंडर में नहीं लाया जा सकता। करंट फैलो मतलब ऐसा लैंड जो एक या उससे कम पीरियड के लिए, 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए अनकल्टिवेटेड है। फैलो अदर देन करंट फैलो जो 1 से 5 साल के बीच के पीरियड के लिए अनकल्टिवेटेड है। नेट सोन एरिया मतलब लैंड का एरिया जो अंडर क्रॉप है। ओके, तो ये लैंड यूज कैटेगरी कहते हैं। अभी लैंड यूज कैटेगरी इंडिया में चेंज हो रहा है, मतलब इसका परसेंटेज। फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो फॉरेस्ट हमारा बढ़ गया है। ओके, ये जो 18% 61 में था और 2008 में 23 हो गया, अभी कुछ 24% है फॉरेस्ट कवर। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज भी हमारा बढ़ गया है, वो 5 था अब 9 हो गया। ट्रेंड याद रखना, परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं। नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज मतलब जैसा हाउसिंग है, इंडस्ट्रीज है, इसको नॉन एग्रीकल्चर कहते हैं। देन परमानेंट पास्चर एंड ट्री क्रॉप्स, पास्चर जो ग्रासलैंड्स वगैरह रहते वो कम हुए हैं। और एक ये नेट सोन एरिया मतलब जो लैंड अंडर एग्रीकल्चर है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब 1% से बढ़ गया है। नेट कल्टिवेटेड एरिया, नेट सोन एरिया। ओके, ये चीजें याद रखो। ड्राई लैंड, एम ऑडिबल नाउ? कोई कंफर्म दो, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। अब देखो, ड्राई लैंड फार्मिंग ऐसे रीजन्स जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, तो उस एरियाज को हम क्या कहेंगे? ड्राई लैंड फार्मिंग। क्योंकि यहाँ पे बारिश कम है इसलिए ड्राई लैंड, और यहाँ पे क्रॉप लिए जाते हैं रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ग्वार, ऐसे क्रॉप लिए जाते हैं। वेटलैंड फार्मिंग मतलब द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। जहां पर 75 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल है, ऐसे रीजन्स में जो फार्मिंग की जाती है इसको हम कहते हैं वेटलैंड फार्मिंग कहते हैं। ड्राई लैंड और वेटलैंड। इंडिया में एवरेज रेनफॉल कितना होता है? एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया कितना है? ये मैं बताया भी था आपको एक 110 बार। 110 कितना? 110 सेंटीमीटर या एमएम? सेंटीमीटर सेंटीमीटर। है या मिलीमीटर है? हाँ, गुड। 110 सेंटीमीटर, याद रखना। ये पूरे क्रॉप्स वगैरह दिए हैं, क्रॉप्स कौन सा क्रॉप कहाँ पर ज्यादा आता है। ओके, कॉटन, शुगर केन, जूट। जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? West Bengal. जूट कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में होता है। टी कहाँ पे आता है ज्यादा? Assam. टी Kerala, sir. आसाम में आता है। Kerala, कॉफी, sir. टी टी आसाम में है। कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा आती है कर्नाटक। कर्नाटक में एक रीजन है बाबा बुदान हिल, याद रखना। इट इज फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन। बाबा बुदान हिल्स, यहाँ पर एक कॉफी का एक टाइप है अरेबिका कॉफी।
कॉफी इट नॉट इंडिजिनस टू इंडिया। अरेबिका कॉफी के लिए बाबा बुदान हिल्स फेमस है। ये एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स हैं, मानसून डिपेंडेंसी है, लो प्रोडक्टिविटी, कंस्टेंट ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंडेप्टेडनेस, फार्मर के पास पैसा नहीं रहता, मनी लेंडर से लेते हैं, इंडेप्ट हो जाते, लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। मोर देन 85% फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल। ओके, फार्म साइज छोटी है, फ्रैगमेंटेशन होता है लैंड होल्डिंग्स का, लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन से अभी नहीं हुआ, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, बहुत वेजेस बहुत कम रहते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ये सारी की सारे एग्रीकल्चर में है। लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवर यूज ऑफ इरिगेशन, सॉइल की अल्केलिनिटी बढ़ रही है, इंटेंसिव कल्टीवेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है। ओके, ये सारे हमारे एग्रीकल्चर के इश्यूज हैं। नेक्स्ट चैप्टर में वाटर रिसोर्स के ऊपर डिस्कशन है। ये हमने देखा था इंडिया में कितना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन के 17.6% लोग इंडिया में रहते हैं। मतलब अगर वर्ल्ड में 100 लोग हैं तो 17% लोग इंडिया में रहते हैं। लेकिन जो वाटर रिसोर्स है इंडिया में जस्ट 4% है, ओनली 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। इंडिया एक तो इसलिए कहा जाता है कि वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। ओके, याद रख, रिवर बेसिन्स वगैरह हैं ये। लार्जेस्ट जो रिवर बेसिन है इंडिया में गंगा बेसिन है। ओके, गंगा के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा। अगर हम वाटर यूज देखते हैं, सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अराउंड 90% वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। ये लेफ्ट में सरफेस वाटर है, राइट में ग्राउंड वाटर, दोनों भी देखो, सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर आपका डोमेस्टिक आएगा, थर्ड नंबर पे इंडस्ट्री। ओके, वाटर याद रखना सबसे ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में। वाटर में मिनरल्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर में मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है। तो लाइक स्टेट्स, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सॉरी वेस्टर्न स्टेट, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ग्राउंड वाटर में। और जो वेस्ट ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पर अर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ओके, अर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन, अर्सेनिक की वजह से कौन सा डिसीज होता है, क्या कहते हैं उस डिसीज को, अर्सेनिक मीना कॉन्सेंट्रेशन, माता। ब्लैक, मीना माता होती है। ब्लैक फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, फ्लो फ्लो तो आई एम ऑडिबल, हेलो, Yes, sir. You're audible. आ रही है ना, ओके ओके ठीक, ओके। हाँ, अर्सेनिक ज्यादा अगर होता है तो ब्लैक फुट डिसीज होता है, फ्लोराइड अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो फ्लोरोसिस होता है, टूथ के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं। और मुझको कहो, फ्लोराइड अगर कम होता है, फ्लोराइड अगर कम होता है तो उससे क्या होता है, ये साइंस एंड टेक्निक पूछते हैं, देखो ये सवाल, इससे होता है अगर डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड का, अगर डिक्रीज हो रहा है तो टूथ डिके होता है, दांत का वेयर एंड टीयर होता है, अगर कम कम कॉन्सेंट्रेशन है। फ्लोराइड मतलब जरूरी भी है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में रहना चाहिए। अगर फ्लोराइड अगर बढ़ रहा है तो, अगर ज्यादा है तो ये होता है फ्लोरोसिस, कम है तो टूथ डिके होता है। मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस, ओके, तो ये हमने डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। मिनरल, कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, ये यहाँ पर आयरन माइंस के बारे में दिया गया है। आयरन और इंडिया में जो मिलता है, तो वो देखो उसके जो मेजर रीजन्स है, केओंझार, मयूरभंज, ये गोवा, सुंदरगढ़, ये उड़ीसा में है।
देन बेला डेला दिल्ली राजारा छत्तीसगढ़ में, और कर्नाटक में क्या है, चिकमगलुरु, बल्लारी, शिवमोगा, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में फेस ऑफ हॉर्स, हॉर्स का फेस को, हॉर्स का माउथ को कुद्रेमुख कहते हैं। ओके, तो ये मेजर रीजन है जहां पे आयरन मिलता है। आयरन जहां पे मिलता है वही रीजन में बॉक्स मैग्नीशियम मिलता है। ओके, तो आसपास ही सिचुएटेड रहता हूँ। ये पेज पे पूरा इनलिस्ट है कौन से माइंस कहाँ पे मिलते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। ओके, जैसा कोल है, सिंगरौली, सिंगारेनी, न्यूवेली, कोरबा इन छत्तीसगढ़, झरिया, गिरडी, करगली ये झारखंड में है, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। ये लार्जेस्ट एरिया वाइज लार्जेस्ट माइन है कोल की। इंडिया में जो कोल मिलता है ना, देखो कोल दो टाइप के रॉक में मिलता है, एक रहता है गोंडवाना और दूसरा रहता है टर्शरी। ओके, कोल दो टाइप का रहता है, एक है गोंडवाना, रुको मैं इसको लिख के बताता हूँ आपको। कोल के बारे में काम रहे हैं। कोल जो इंडिया में मिलता है दो टाइप का है, एक है गोंडवाना, ये रॉक का टाइप है गोंडवाना, और दूसरा है टर्शरी। जो पुराना है, पुराना जो रॉक है, इट इज गोंडवाना इज ओल्डर। ओल्डर है, इससे जो यहाँ पे कोल मिलेगा एकदम अच्छे क्वालिटी का मिलेगा। ओके, गोंडवाना रॉक में ओल्डर कोल है, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी कोल। और जो टर्शरी है, यहाँ पर क्या मिलता है, ये नीवर एंगर है, और उतना मतलब पुअर क्वालिटी। पर यहाँ पे टर्शरी रॉक में दूसरी एक चीज है, यहाँ पर क्या मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल मिलता है यहाँ पर टर्शरी रॉक्स में। गोंडवाना में गुड क्वालिटी। ओके, इससे पुराने भी पत्थर रहते हैं, जिसको हम सपोज क्या कहते हैं, गोंडवाना से पहले आर्कियन, आर्कियन रॉक, धारवाड़। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक मिनरल मिलते हैं। तो ये जो मिनरल्स अगर चाहिए आपको, तो ये रॉक आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, ये रॉक में मिनरल्स मिलेंगे, आयरन, कोल, आयरन, मैंगनीज वगैरह ये सारे। ओके, ये इंडिया के कोल फील्ड्स हैं। ठीक है, अब हर चीज तो हम नहीं देखेंगे, बस इसको आप लोग एक बार ये मैप देखना, मैप बार बार देखा करो, इंपॉर्टेंट है। इंडिया के ऑयल रिफाइनरीज हैं, जामनगर, कोयाली, बीना, बरौनी, दिग्बोई। ओके, ये रिफाइनरीज है। रिफाइनरी क्या करते हैं, ये ऑयल प्रोडक्शन नहीं करते, जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसको रिफाइन करते हैं। क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, वो उसको गर्म करते हैं और उससे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सारी चीजें सेग्रीगेट करते हैं, इसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। इस चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे जो फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन है। लाइक कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना करीब रॉ मटेरियल रहता है उतनी अच्छी बात रहती है। पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। देन मार्केट, मार्केट का एक्सेस भी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। लेबर अवेलेबल चाहिए, बोथ स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये ब्रिटिश टाइम से मतलब फेमस सिटीज थे, तो यहाँ पर ट्रेड भी बढ़ा। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी मैटर करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इंडिया के स्टील और आयरन इंडस्ट्री के बारे में मेंशन है। सबसे पुराना जो इंडिया में प्लांट है, किसको का प्लांट है, स्टील का प्लांट, ये जमशेदपुर में बनाया गया था, ये प्राइवेट था। ओके, टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर में। फिर बनपुर में इंडिया गवर्नमेंट अपना प्लांट बनाती है, ये वेस्ट बंगाल में है। जमशेदपुर कहाँ पे, कौन से स्टेट में आएगा, झारखंड जमशेदपुर इज इन झारखंड। झारखंड झारखंड में, बराबर। हाँ, ओके। इसके बाद देखो और एक प्लांट का यहाँ पे नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। ये है कर्नाटका में। इट इज द ओनली प्लांट वेयर देर इज नो कोल। यहाँ पे कोल माइंस नहीं है, ये कोल दूर से लेके आते हैं दूसरे तरफ से। ओके,
सो इट इज ये प्लांट की खासियत याद रखना, कोल माइन यहाँ पे नजदीक में नहीं है, विश्वेश्वरैया प्लांट्स है। ये मैप है, मैप से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आसनसोल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भद्रावती, सालेम, याद रखना। कॉटन मिल्स, टेक्सटाइल मिल। अब यहां पर देखो एक चीज याद रखो, 1853 में क्या हुआ? फर्स्ट रेलवे आई, फर्स्ट रेलवे इन इंडिया। 1850, 4 साल याद रखना, 1854 और 1855। 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल ये आती है मुंबई में, नानाजी कावस जी, ये पारसी मर्चेंट थे, इन्होंने बनाए फर्स्ट कॉटन मिल इन मुंबई। और 1855 में फर्स्ट जूट मिल, ये रिश्रा नाम की जगह है बंगाल में, वहां पर आती है फर्स्ट जूट मिल, रिश्रा। फर्स्ट कॉटन मिल, मुंबई। फर्स्ट ट्रेन कहां से कहां तक चली? मुंबई टू ठाणे। ओके, ये 3 चीजें याद रखना। बाद में इसके बाद क्रॉप्स के बारे में वगैरह डिस्कशन है। डलहौसी था वो टाइम पे, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, लॉर्ड डलहौसी वाज देयर। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, ऐसे रीजन्स इंडिया के जहां पर इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो ऐसे 8 रीजन है, इसके ऊपर काफी बार पूछा जाता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया, मैप देखो समझ में आएगा। नॉर्थ में 4 है, साउथ में 4 है। गुजरात, अहमदाबाद, वडोदरा रीजन, गुड़गांव दिल्ली, छोटा नागपुर, हुगली, हुगली कलकत्ता। देन साउथ में मुंबई पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोल्लम कोट्टापुरम और विशाखापट्टनम गुंटूरू। ये रीजन्स है जहां पे इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इनको कहा जाता है इंडिया के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब थोड़ा सा इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से वगैरह कुछ इंडिया ने स्कीम्स वगैरह लाए, उसके बारे में डिस्कशन है। ज्यादा कुछ खास नहीं इस चैप्टर में। दिस इज इंदिरा गांधी कैनाल, इसको कहते हैं हम। ये सतलज रिवर से लिया गया भाखरा नांगल डैम से, और यहाँ से पानी डाइवर्ट करते हैं थर्ड डेजर्ट को, ताकि वहां पे वाटर सप्लाई हो जाए। ओके, इसको याद रखना, इंदिरा गांधी कैनाल। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, इट इज अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में इंडिया के लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में मेंशन है। ये जस्ट हम कुछ दिन पहले ही देख लिए थे, इंडिया के लैंड, वाटर और ये। एक फेमस रोड है इंडिया में जो एंशिएंट पीरियड से फेमस है, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ओके, शेर शाह सूरी built the Shahi Royal Road to strengthen the consolidate his empire from Indus Valley to Sonar Valley in Bengal. This road was renamed as Grand Trunk Road during the British period, connecting Calcutta and Peshawar. बहुत बड़ा था, कलकत्ता से पेशावर। At present, it extends from Amritsar to Kolkata. It is bifurcated into 2 segments: National Highway 1 from Delhi to Amritsar and National Highway 2 from Delhi to Kolkata. और रोड प्लानिंग के लिए इंडिया में एक प्लान फेमस है, इसको हम नागपुर प्लान कहते हैं। नागपुर प्लान 1943। ये क्या था? इंडिया में जो फ्यूचर रोड्स बनाएंगे उसका जो फ्रेमवर्क रहेगा, उसके बारे में नागपुर प्लान फेमस है। इंडिया के नेशनल वाटरवेज, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में देखो, ये अभी हम 6 वाटरवेज डेवलप कर रहे हैं। ओके, वैसे 111 कुछ हमारे पास नेशनल वाटरवेज हैं, उसमें से 6 हम डेवलप कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज गंगा, सेकंड ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, थर्ड किस में है? वेस्ट कोस्ट, कोल्लम टू कोट्टापुरम। फोर्थ कहां पर है? गोदावरी रिवर पर, गोदावरी कृष्णा को कनेक्ट करेगा। और जो फिफ्थ रहेगा वो ओडिशा में है, ब्राह्मणी डेल्टा रीजन में। और जो सिक्स्थ है, इट इज ऑन बराक रिवर। बराक रिवर भी ये नॉर्थ ईस्ट में, लाखीपुर टू भंगा। ओके, ये मैप आज ही ऐड किए थे। इसके बाद ये पोर्ट्स हैं इंडिया के, 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, याद रखना 12 मेजर पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट, ये अभी एक रिसेंट में एक पोर्ट का नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट रखा गया। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या था? फेमस पोर्ट है गुजरात का, एक मेजर पोर्ट।
दीनदयाल, गेस करो गुजरात में कौन सा पोर्ट है फेमस? कांडला पोर्ट सर। हाँ, कांडला का ही नाम चेंज करके दीनदयाल रखा गया। ओके। और यहाँ पे जो कोलकाता है, कोलकाता पोर्ट का भी नाम चेंज करके यहाँ पे रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। मुखर्जी ये बंगाल से ही थे, ओके याद रखो। उसके बाद ये मुंबई, जेएनपीटी, मार्मागोवा इज इन गोवा, न्यू बेंगलुरु, कोचीन केरला का मेजर पोर्ट है। तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट है। एन्नोर, एन्नोर इज द फर्स्ट मेजर प्राइवेट पोर्ट। एन्नोर क्या है? प्राइवेट पोर्ट है, फर्स्ट मेजर प्राइवेट पोर्ट। इसको कामराजर पोर्ट भी कहते हैं, नाम याद रखना, कामराजर पोर्ट। चेन्नई पोर्ट है। और ये तुतिकोरिन को चिदम्बरार, तुतिकोरिन पोर्ट है ये। देन विशाखापट्टनम, इसको वाइजैक भी कहते हैं विशाखापट्टनम को। पैराद्वीप हार्बर, कोलकाता। कोलकाता और हल्दिया दोनों मिलके एक ही पोर्ट कंसिडर होता है, बट मुंबई जेएनपीटी दोनों अलग अलग पोर्ट कंसिडर हो जाए। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। ये इंडिया की नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो इंडिया डेवलप कर रहा है। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, नेचुरल गैस पाइपलाइन इन इंडिया। ये जाता है यूपी, बिहार और फिर ओडिशा, बंगाल, ये रीजन को ये कनेक्ट करता है। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट करते हैं नेचुरल पाइपलाइन। ये देखो जगदीशपुर, बरौनी, धामरा, हल्दिया, ये रीजन को कनेक्ट करता है। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इट रिलेटेड टू नेचुरल गैस। ओके, फिर उसके बाद वाले चैप्टर में इसके बारे में इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया से जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा शेयर जो रहता है मैन्युफैक्चर गुड्स रहता है। मैन्युफैक्चर गुड जो हम अपने फैक्ट्रीज में बनाते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसा। ओके, तो उसका सबसे ज्यादा शेयर है मैन्युफैक्चर गुड्स। फिर उसके बाद आता है क्रूड और पेट्रोलियम। मैन्युफैक्चर गुड्स के बाद क्रूड और पेट्रोलियम आता है। और उसके बाद एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट थर्ड नंबर पे आते हैं। इंडिया का अगर ट्रेड की हम बात करें, अभी प्रेजेंट में सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड होता है यूएसए के साथ। इंडिया का अगर ट्रेड हम देखें, सबसे ज्यादा ट्रेड यूएसए के साथ है। सेकंड पे चाइना है, पर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, करीब ही है। याद रखना, इंडिया का यूएसए के साथ का ट्रेड, इंडिया का चाइना के साथ का ट्रेड, मैं आपको एक फिगर बताता हूँ। इसको या मतलब ये मेंस में लिखते हो तो आपको काम में आएगा। इंडिया का यूएसए के साथ का ट्रेड, दूसरा चाइना, तीसरा एशियान, चौथा ईयू। ये चारों के चारों अराउंड है 90 बिलियन डॉलर। ओके, 90 बिलियन डॉलर, ये चारों भी। और पांचवा जो है, इंडिया को जो रिमिटेंसेस आते हैं, इंडिया के जो फॉरेन डायस्पोरा है, ये सब कमा के भी इतना ही पैसा आता है, 90 बिलियन डॉलर। ओके, और ट्रेड भी इंडिया का 90 बिलियन। ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, मतलब एकदम 90 नहीं रहेगा, 85 टू 95 के बीच में रहेगा ये सारी चीजों। पर हम इसको आंसर्स में वगैरह यूज कर सकते हैं, 90 बिलियन डॉलर। ओके, इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है, इट इज जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इसके बारे में जनरल डिस्कशन है, जो कि हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट है। ओके, कुछ खास नहीं इस चैप्टर में। धारावी एशिया लार्जेस्ट स्लम है ये, जो कि मुंबई में है। धारावी याद रखना, मुंबई में लार्जेस्ट स्लम है। वेस्टलैंड, वेस्टलैंड अभी हमने देखा था, ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के अंडर नहीं ला सकते। और दूसरा था एक कल्चरेबल वेस्टलैंड था, मतलब जो 5 साल तक अनकल्टिवेटेड रहते हैं, बाद में उसको कल्टीवेशन में लाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, हाईएस्ट कहाँ पे है? वेस्टलैंड राजस्थान में है।
हाईएस्ट वेस्टलैंड आर इन राजस्थान। ओके, तो इस तरीके से ये अपना मतलब एनसीईआरटी अपनी खत्म हो जाती है। यहाँ पर आगे अपेंडिक्सेस हैं, इसके बस ये जो हाईलाइट वाले पॉइंट है ना, बस इतना ही थोड़ा सा आप लोग देख लो। बाकी दूसरी चीजें, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव कवर्ड। और काफी आसान एनसीईआरटी है। आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने 6 to 10 स्टैंडर्ड में इसको काफी बार रिवाइज किया है। यहाँ पर एक टर्म आई है, वारेबंदी सिस्टम। वारेबंदी सिस्टम, लास्ट पेज। ये क्या रहता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन कमांड एरिया ऑफ कैनल आउटलेट। ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? विलेज है आपका, ऐसा विलेज है और यहाँ पे फार्म्स हैं, लोगों के फार्मर हैं, इनके फार्म है। ओके, और यहाँ पे से एक कैनल जा रहा है, ऐसा कैनल कुछ जा रहा है आपका। तो फार्मर्स क्या करते हैं, आपस में बातचीत करके एक सिस्टम डिजाइन करते हैं और बोलते हैं कि किसको कितना पानी जाएगा, उसके उसके लैंड के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से। ओके, तो ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं वारेबंदी सिस्टम। जो कैनल से पानी आ रहा है वो फार्मर आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्लान कर रहे हैं उसको कहते हैं वारेबंदी सिस्टम, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ताकि हर एक को उसके बराबर का हिस्सा मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर अपने एनसीईआरटी खत्म हो जाती है और इसी तरीके से ज्योग्राफी का पोर्शन भी अपना खत्म हो जाता है। अब आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट वगैरह? पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो देखो, पेपर जब भी सॉल्व करो तो उसको राउंड वाइज सॉल्व करो। ओके, जनरली बच्चे क्या करते हैं, 1 to 100 हर क्वेश्चन सॉल्व करने को देखते हैं। तो मतलब हमको क्या अप्रोच रखना है, पहले जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो इजी हैं, मोर देन 80% प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, टिक करना है। बट ऐसे क्वेश्चन जहां पे डाउट है, 50-50 है, वन लाइनर है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ज्यादा उसमें उलझना नहीं है, उसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि अरे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको फौरन मतलब उसको पढ़ के जल्दी से कोशिश करो, नहीं कर रहे आगे बढ़ो। ओके, और वही क्वेश्चन को फिर बाद में, पहला राउंड जब खत्म हो जाएगा, आपके श्योर क्वेश्चन एक बार खत्म हो गए, फिर डबल से दूसरे राउंड में वो क्वेश्चंस को देखो जहां पे 50-50 वगैरह है। ओके, पहला राउंड करीब 1 घंटा 20 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर सेकंड राउंड में 50-50 वाले क्वेश्चंस आप फिर से पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको और क्या होगा, मतलब और अंडरस्टैंडिंग आएगी, डबल से आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन को। कुछ ऐसे वर्ड्स रहते वो पहले रीडिंग में छूट जाते, उस पर उसको आप फिर से रीड करें तो वो वर्ड पकड़ में आ जाते हैं, तो और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है और आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ आधे घंटे का चलना चाहिए सेकंड राउंड। और फिर जो थर्ड राउंड रहता है उसमें बस मतलब जो बहुत ही हार्ड है लेकिन उसमें से कम रिस्क वाले क्वेश्चन हमको करना है। ऐसा करके जो अटेम्प्ट रहते हैं हमारे, 85+ तो भी अटेम्प्ट करके आना है, 85 to 90। ओके, ये अपना टारगेट रखो। पेपर आसान है तो 90 भी क्रॉस कर सकते हो, पर 85 to 90 के बीच में कोशिश करो कि वो बीच में अटेम्प्ट रहे अपने। ठीक है, और गड़बड़ नहीं करना है, और ईमानदारी से घर पे हैं आप, अब आप ही खुद को अकाउंटेबिलिटी रखो और पेपर सॉल्व करो, खुद ही उसको चेक करो। आंसर की मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा पेपर होने के बाद। और तीसरी चीज, वो उसी दिन हम उसका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन हम 3 to 5 ऐसा टाइमिंग रख सकते हैं, अगर सब कंफर्टेबल हैं तो 3 to 5 वो टाइम पे उसको करके उसी दिन करना जरूरी है एनालिसिस। ओके, सर, क्योंकि बाद में पेंडिंग में। हाँ हाँ बोलो। हाँ टेस्ट 10 to 12 और फिर डिस्कशन 3 to 5 रख लें। हाँ हाँ, वो भी चलेगा, वो भी ठीक है। ओके, 10 to 12 भी ठीक है, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। 10 to 12 करके फिर 3 to 5 डिस्कशन रखेंगे। डिस्कशन मैं ही लेने वाला हूँ पूरे पेपर के। आपको अच्छे से सॉल्व करना है, बाकी जो भी डाउट्स वगैरह आपके पूछना है फिर डिस्कशन में भी देखो। मतलब मैं तो उस दिन बताऊंगा डिस्कशन कैसा करना है। वो जल्द से जल्द हमको फटाक से निपटाना है, उसमें 5-6 घंटा नहीं लगाना डिस्कशन में, एक हर चीज देख रहे एक्सप्लेनेशन डिटेल में वगैरह। ऐसा नहीं, जो स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ है उतने ही स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देखना है। ओके, जो आ रहा है राइट है उसको उसको और फिर से मत देखो। ओके, जो चीज आती है उसको क्यों देखना फिर से। ठीक है, वो रिवीजन में जब हम स्टैटिक का रिवीजन करेंगे तब ऑलरेडी वो कवर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, और कोई डाउट है आप लोगों का?